नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वत्सना कंप्यूटर एजुकेशन में। दोस्तों, कंप्यूटर एजुकेशन का ये चैनल पिछले वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था और आज के वीडियो से हम जो कंप्यूटर की क्लासें हैं वो शुरू करेंगे। कंप्यूटर की क्लासों में क्या कंप्यूटर का नॉलेज है, वो सब बेसिक नॉलेज है किस प्रकार से है, वो सब हम आज के वीडियो में थोड़ा प्रयास करेंगे। पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन था, आपने पिछले वीडियो भी देखा और जो हमारा उद्देश्य था कंप्यूटर एजुकेशन का वो मैंने आपको बताया था और इस वीडियो से हम अपनी क्लास शुरू कर रहे हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आप सभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर करें। और जो भी हमने हमारे चैनल में मैंने जो भी इस वीडियो में बताने का प्रयास किया है आप उसे ध्यान से सुने और उसको अपने जो कंप्यूटर नॉलेज है उसको बढ़ाने में आप सहयोग करें। ठीक है, तो चलते हैं, फटाफट से शुरू करते हैं हमारा आज का। चलते हैं वाइट बोर्ड पर और देखते हैं हमारा कंप्यूटर नॉलेज और क्या उसकी रणनीति रहेगी वो सब। चलिए डिस्कस करते हैं आज के हमारे टॉपिक्स पे। आज हमारा जो फर्स्ट वीडियो है उसमें हमने ये टॉपिक्स जो वाइट बोर्ड पे आपके सामने लिखे हुए हैं इन टॉपिक्स पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, कंप्यूटर जो है वो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, आपको पता ही होगा। और यहाँ पर जो शुरुआत होती है सबसे पहले बेसिक कंप्यूटर से होती है। कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, 9-10 तक का जो कंप्यूटर हो या शुरुआत जो भी होती है वो बेसिक से होती है। अगर आपका बेसिक कंप्यूटर बिल्कुल क्लियर है तो उसके बाद आगे आपको कंप्यूटर को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो कुछ एक पॉइंट मैंने आज लिखे हैं यहाँ पे वाइट बोर्ड पे जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इन्हीं टॉपिक्स को आगे डिटेल में मैं आने वाले वीडियोज़ में आपको बताऊँगा, लेकिन आज हम इन टॉपिक्स पे बिल्कुल फटाफट से इन पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कुछ भी चीज़ एक बार नोट मत कीजिए, बस मैं जो भी बोल रहा हूँ उस बातों का बिल्कुल ध्यान से एक बार समझ लीजिए। मेरी आवाज़ को सुनते हुए, इस वाइट बोर्ड को देखते हुए एक बार ध्यान से समझ लीजिए। उसके बाद आप चाहो तो नोट कर लेना एक बार वीडियो को दोबारा देख के, लेकिन एक बार आप इसको बिल्कुल मेरी एक एक वर्ड को सुने, क्योंकि जब तक आप सुनेंगे नहीं आपके माइंड में वो चीज़ जाएगी नहीं। ठीक है, अगर आप मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं तो हेडफोन लगा के सुने ताकि बिल्कुल एकदम आपके दिमाग तक ये बातें सारी जाएँ। ये टॉपिक है जो हम अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहला है बेसिक। बेसिक का मतलब क्या होता है? देखिए, बेसिक का मतलब होता है बिल्कुल बेस। जब हम कोई भी काम करते हैं तो शुरुआत उसका बेस से होती है। जब कोई मकान बनाते हैं, कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं तो वो सबसे पहले हम उसकी नींव भरते हैं, उसका बेस बनाते हैं। ठीक है, बेस जितना मजबूत होगा उतनी ही बिल्डिंग अच्छी होगी, या जितनी ज़्यादा बड़ी जितनी ज़्यादा ऊँची बिल्डिंग होगी उसका बेस हमें उतना ही मजबूत रखना पड़ेगा, उसके बेस में उतना ही ज़्यादा हमें माल डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर बेसिक है। तो इस बेसिक का मतलब है कि बेसिक कंप्यूटर कोर्स जो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे हमारे इस कंप्यूटर एजुकेशन चैनल में, हम शुरुआत करेंगे बेसिक से। और आप चाहे आगे कंप्यूटर का कोई भी कोर्स कर लो, जब तक आपके बेसिक एकदम क्लियर नहीं है आप उस कोर्स को अच्छी तरह से नहीं समझ पाओगे। ये बिल्कुल बात आप ध्यान में रखना। ठीक है, बेसिक कोर्स अगर आपने अच्छी तरह कर लिया, फंडामेंटल अगर आपने अच्छी तरह सीख लिए, तो आप यदि कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके अंदर हर प्रकार में बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं। और बेसिक कंप्यूटर का कोई अंत नहीं है। बेसिक में बेस में बहुत ज़्यादा डीप है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आज का जो वीडियो में हम बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। बेसिक का मतलब हो गया कि आपको कंप्यूटर के बेस में, कंप्यूटर की एक एक चीज़ में क्या क्या चीज़ है वो सारे आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई हल्का एग्जाम है, अगर मान लो कोई ऊपर ऊपर से पूछ रहा है तो ऊपर की बातें पूछ लेगा, लेकिन अगर कोई ज़्यादा बड़ा एग्जाम है तो बिल्कुल डीप में जाके पूछेगा। तो इसीलिए बेसिक आपके बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं फंडामेंटल की। फंडामेंटल क्या होता है? देखिए, फंडामेंटल होता है जब हम किसी भी चीज़ को सीखते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, तो उसके एक एक फंडा, वो चीज़ कहाँ से आई, उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों उस चीज़ को बनाया गया, वो सारी चीज़ें उसके फंडे कहलाते हैं। कहते हैं ना, मैं तो बिल्कुल टेंशन फ्री हूँ, मेरे सारे फंडे क्लियर हैं। कई लोग आपने देखा होगा जो लाइफ में बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेते, तो वो यही कहते हैं मेरे लाइफ के सारे फंडे क्लियर हैं। तो फंडामेंटल का मतलब यही होता है कि जो बेसिक आपकी चीज़ है ये मिलता जुलता है बेसिक से। जो भी चीज़ है, आप जो भी चीज़ बेसिक में पढ़ रहे हो, कोई भी कोर्स कर रहे हो, तो उसके जो फंडा है, उसके जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपको देखना है कि वो सारे किस में आते हैं, फंडामेंटल्स में आते हैं। ठीक है, तो ये फंडामेंटल्स हैं कंप्यूटर के, बेसिक से रिलेटेड ही है। जो बेसिक में पॉइंट है वही सारे फंडामेंटल में पॉइंट है। बस आपके कंप्यूटर जो भी आप सीखो तो सारे फंडामेंटल उनके क्लियर होने चाहिए। अब इन टॉपिक्स के अंदर क्या, इन टॉपिक्स के अंदर कुछ नहीं है, लेकिन इन टॉपिक्स का मतलब है आने वाले जो टॉपिक्स हैं उनके अंदर, प्रत्येक के अंदर आपके जितने भी फंडे हैं वो सारे क्लियर होने चाहिए। ठीक है, फिर बात करते हैं थर्ड, हिस्ट्री पे। देखो, हिस्ट्री क्या होती है? किसी भी चीज़ को जानने से पहले हमें हमारी उस चीज़ की हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि वो चीज़ कहाँ से आई। ठीक है, आज का कंप्यूटर आप देखते हो बिल्कुल फास्ट है, बिल्कुल अच्छी तरह से बना हुआ है, लेकिन ऐसा कंप्यूटर आज नहीं था। आज से कई साल पहले जब कंप्यूटर नहीं होते थे
या आप देखो जब आप छोटे थे बचपन में आपने कंप्यूटर देखे होंगे तो वो इस तरह के नहीं होते थे। तो पहले कंप्यूटर अलग होते थे और दिन प्रतिदिन उनमें और जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज होती जा रही है, कंप्यूटर नए से नए बनते जा रहे हैं। तो हमें कंप्यूटर सीखने के लिए उसकी हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए। हिस्ट्री का मतलब क्या है? हिस्ट्री का मतलब है कि सबसे पहले कंप्यूटर किसने बनाया, सबसे पहले जब कुछ भी नहीं था। तो आपको पता होगा, आपने जरूर सुन रखा होगा, सबसे पहले बनाया कंप्यूटर किसने? अबेकस ने। जो सबसे पहला कंप्यूटर बना था दुनिया का उसका नाम था अबेकस। आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो आपको वो कंप्यूटर नहीं लगेगा, वो सिर्फ एक खिलौना लगेगा जिसे हम 1 2 3 गिनतियाँ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे और इजाफा हुआ, मशीनें बनी अलग अलग, पास्कल लाइन बना, कैलकुलेशन के कई इंजन्स बने जिसमें एक जोड़ करने के लिए भी आपको बड़े बड़े कुछ चक्रीय कुछ गेयर्स वगैरह घुमाने पड़ते थे, फिर जाके आपकी एक जोड़ घटाव गुणा हो पाती थी। तो वो एक तरह की मशीनें थी। आज हम उनको अगर कंप्यूटर, वैसे तो कंप्यूटर था क्योंकि कंप्यूट करता था, लेकिन वो सब हमारी क्या थी? मशीनें। तो यहाँ पर जो हिस्ट्री का टॉपिक है उसके अंदर आपको यही देखना है कि कंप्यूटर का इतिहास कैसे था, सबसे पहला कंप्यूटर बना उसमें क्या था, उनको क्या कहा गया, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर कहा गया। उसके बाद जब दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर आए तो उनमें क्या चेंज हुआ, धीरे धीरे बिजली का आविष्कार हो गया तो कंप्यूटर बिजली से चलने लग गए। जब बिजली से चलने लगे तो सबसे पहले कौन सी डिवाइस यूज़ की गई, जैसे वैक्यूम ट्यूब यूज़ की गई। इस तरह से ये सारी उसकी क्या है? हिस्ट्री, ठीक है। कई बार स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हिस्ट्री का क्या यूज़ है, हम पिछला इतिहास अगर नहीं जाने तो क्या आगे कंप्यूटर नहीं सीख सकते हो? सीख सकते हो, लेकिन सबसे पहले तो जो एग्जाम्स होते हैं उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा। बाकी हम जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं हमें पता होना चाहिए कि वो चीज़ कहाँ से आई, तो वो चीज़ हमारी क्या होगी? हमारी हिस्ट्री होगी, ठीक है। तो इसलिए कंप्यूटर हिस्ट्री के बारे में भी है। ये जितने भी टॉपिक है इनको मैं आगे एक एक करके और को क्लियर करूँगा बिल्कुल डेप्थ तक। अभी सिर्फ एक बार मैं फर्स्ट वीडियो है इसलिए मैं आपको ये सारा ऊपर ऊपर से एक बार आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट डिवाइस। ये बहुत अच्छी चीज़ है, इनपुट आउटपुट डिवाइस। देखिए इनपुट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अब इस बात को आप ध्यान से समझो। इनपुट, इनपुट में 2 शब्द हैं, एक इन और एक पुट। इन का मतलब होता है अंदर और पुट का मतलब होता है रखना, ठीक है। तो इनपुट का मतलब क्या है? अंदर रखना। जब भी हम कंप्यूटर से कोई भी काम करवाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले उसको काम बताना पड़ेगा। तो हम कंप्यूटर से जो भी काम करवाना चाहते हैं उसको सबसे पहले हमें कंप्यूटर के अंदर रखना पड़ेगा, मतलब कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि हम क्या काम उससे करवाना चाहते हैं, ठीक है। क्या हम कंप्यूटर में जो भी काम करवाना चाहेंगे उससे संबंधित जो आंकड़े हैं वो हमें उससे अंदर देने पड़ेंगे। तो इनपुट का मतलब है, इन का मतलब अंदर, पुट का मतलब रखना। जो भी काम हम कंप्यूटर से करा रहे हैं वो सारा का सारा आंकड़ा हमें उसके अंदर रखना पड़ेगा, तो उसे हम बोलते हैं इनपुट, ठीक है। अब इनपुट अंदर रखेंगे तो अंदर कैसे रखेंगे? यूं ही नहीं रख देंगे। तो उसके लिए कुछ क्या होती हैं? अलग अलग डिवाइसेस होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कीबोर्ड होता है, जब भी हमें कंप्यूटर में कुछ नाम लिखना होता है तो हम कीबोर्ड से टाइप कर लेते हैं, तो वो कंप्यूटर के अंदर टेक्स्ट चला जाता है, ठीक है। तो कीबोर्ड भी क्या होगी? एक तरह की इनपुट डिवाइस होगी। स्कैनर आपने देखा होगा, या मोबाइल में स्कैनर होता है, हम मोबाइल से कोई भी चीज़ स्कैन करते हैं या स्कैनर से कोई भी चीज़ स्कैन करते हैं, फिर उसको कंप्यूटर में डाल देते हैं तो कंप्यूटर में वो चीज़ चली जाती है, चाहे कोई फोटो हो चाहे कोई डॉक्यूमेंट हो, तो वो भी हमारी क्या होगी? एक तरह की इनपुट डिवाइस। यानी इनपुट का मतलब होता है कंप्यूटर के अंदर रखना। चाहे हम कोई भी निर्देश रखें, चाहे कोई भी कमांड रखें, चाहे कोई भी टेक्स्ट रखें, चाहे कोई फोटो रखें, चाहे कोई डॉक्यूमेंट रखें, कुछ भी रखें, उसे हम बोलते हैं इनपुट। और इनपुट डिवाइस का मतलब हो गया कि जिस डिवाइस के माध्यम से हम उसको अंदर रखते हैं वो हमारी क्या हो गया? इनपुट डिवाइस होगी, ठीक है। उसी प्रकार से आउटपुट, आउटपुट का मतलब क्या होता है? आउट का मतलब बाहर, पुट का मतलब रखना। यानी जब हम कंप्यूटर से काम कर लेते हैं तो उसके बाद उस काम को हमें बाहर निकालना पड़ता है। काम करने के बाद हमें उसे क्या करना पड़ता है? बाहर निकालना पड़ता है। तो बाहर निकालने की जो डिवाइस है उसे हम क्या बोलते हैं? आउटपुट डिवाइस। बिल्कुल सिंपल है। इनपुट, इन का मतलब अंदर, पुट का मतलब रखना, आउटपुट, आउट का मतलब बाहर, पुट का मतलब रखना। जब काम करने से पहले कंप्यूटर को निर्देश देते हैं कोई भी चीज़ अंदर तो उसे बोलते हैं इनपुट। काम होने के बाद जब कोई भी चीज़ हम उसे बाहर निकालते हैं, जो रिजल्ट बाहर निकालते हैं उसे बोलते हैं आउटपुट। और डिवाइस का मतलब वे डिवाइस जो इनपुट और आउटपुट करने के काम आती हैं। जैसे कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड से हम कोई भी चीज़ टाइप करके कमांड दे के अंदर भेजते हैं तो वो होगी इनपुट डिवाइस, ठीक है। प्रिंटर है, प्रिंटर बताइए क्या होगा? सोचो, प्रिंटर क्या होगा? प्रिंटर से काम करने के बाद जब हमारा डॉक्यूमेंट तैयार हो जाता है या कोई फोटो तैयार हो जाती है तो हम प्रिंटर से उसका प्रिंट निकालते हैं, तो प्रिंट बाहर आता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? आउटपुट डिवाइस। इसी तरह से माउस होता है, माउस का आपको याद होगा एक पॉइंटर होता है। तो जैसे जैसे हम पॉइंटर से कोई भी काम करते हैं तो हम उसे कमांड देते हैं, तो कमांड हम कंप्यूटर के अंदर देते हैं, तो माउस क्या हो गया? माउस एक तरह का इनपुट डिवाइस हो गया। इस प्रकार आपने कंप्यूटर में जितनी भी डिवाइस देखी हैं सारी डिवाइस या तो इनपुट होंगी या आउटपुट होंगी, कंप्यूटर को छोड़ के, ठीक है। सारी डिवाइसें बाहर से लगती हैं, या तो वो क्या होंगी? इनपुट या होगी आउटपुट।
चलो बताओ कैमरा, कैमरा क्या होता है? आप सोचो, सोच के बताओ कैमरा क्या होता है? इनपुट होता है कि आउटपुट होता है? कैमरा होता है इनपुट डिवाइस, क्योंकि कैमरे से हम फोटो खींच के कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ होती हैं, जैसे डिजिटाइजर हुआ, टच पैड हुआ, लाइट पेन हुआ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस में आती है। मुख्य रूप से अगर देखें तो इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड और माउस दो ही आते हैं, मोस्टली यही यूज़ आते हैं। आउटपुट डिवाइस में देखें तो एक प्रिंटर, ज़्यादा हो तो प्लॉटर, इस तरह की ये चीज़ें काम में आती हैं। लेकिन हम आने वाले वीडियोज़ में इनपुट आउटपुट डिवाइस की एक एक डिवाइस के बारे में बिल्कुल खुल के एकदम क्लियरली पढ़ेंगे, ताकि आपको हर चीज़ की अच्छी तरह नॉलेज हो जाए। अभी मैं सिर्फ आपका एक बेस बना रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा एक आधार समझ में आए कि हम आने वाले वीडियोज़ में क्या पढ़ने वाले हैं, जो कंप्यूटर का मेन आधार वो क्या होता है। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस होगी। इनपुट आउटपुट डिवाइस में इनपुट जिसे हम कंप्यूटर में चीज़ें अंदर रखते हैं, आउटपुट जिसे हमें कंप्यूटर चीज़ें बाहर वापस रिजल्ट मिलता है, वो डिवाइस हमारी क्या होगी। उसके बाद वापस आता है इनपुट। ये इनपुट मैंने टॉपिक वापस इसलिए लिखा क्योंकि इनपुट की अब इनपुट की अलग अलग डिवाइसेज हैं। जैसे कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड को आपको अच्छी तरह समझना है। कीबोर्ड में भी कम से कम 104 से 108 बटन होते हैं, सारे बटन्स के अलग अलग ग्रुप होते हैं, प्रत्येक बटन का अलग अलग काम होता है। तो इनपुट डिवाइसेज भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो वो सारे टॉपिक आपको इनपुट के अंदर पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद है आउटपुट। आउटपुट डिवाइस, जैसा आपने पहले भी मैंने बताया कि आउटपुट डिवाइस वही होती है जिनसे हम कंप्यूटर की चीज़ों को बाहर निकालते हैं। ठीक है, लेकिन आउटपुट डिवाइस भी बहुत तरह की होती हैं, और प्रत्येक आउटपुट डिवाइस अपने आप में एक पूरी बड़ी मशीन है, तो उसको भी हम बिल्कुल क्लियर खुल के आपको पढ़ना है। तो ये इनपुट आउटपुट डिवाइस के दो टॉपिक हमने और एक्स्ट्रा ले लिए, ताकि बाद में इनको अच्छे से और समझ सकें। फिर नेक्स्ट आता है CPU। अब देखिए CPU क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कंप्यूटर की। वास्तव में कंप्यूटर क्या होता है? यही होता है। वास्तव में कंप्यूटर हमारा क्या होता है? यही। जैसे कि मैंने आपको कहा इनपुट डिवाइस क्या होती है? अंदर रखने के लिए। आउटपुट डिवाइस होती है बाहर निकालने के लिए। तो अंदर रखा और बाहर निकाल लिया, लेकिन बीच में कोई काम तो करेगा, तो जो काम करेगा वो क्या होता है? CPU। और इसी CPU को हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी CPU को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इसी CPU को हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो क्या होती है? सेंट्रल का मतलब केंद्रीय, ये बिल्कुल केंद्र में रहती है। केंद्र का मतलब बीच में, ये बीच में रहती है। एक तरफ इनपुट डिवाइस होती है, एक तरफ आउटपुट डिवाइस, ये बीच में रहती है। प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग का मतलब है कि ये प्रोसेस करती है। प्रोसेसिंग का मतलब क्या है? कि ये प्रोसेस करती है। और यूनिट का मतलब क्या है? यूनिट का मतलब है कि ये एक इकाई है जो मिलकर काम करती है, यूनिट। इसके अंदर भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी छोटी छोटी मशीनें, बहुत सारे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं जो आपस में क्या करते हैं? मिल के काम करते हैं। तो इसीलिए हम इसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। सेंट्रल का मतलब केंद्रीय, यानी बीच में, एक तरफ इनपुट एक तरफ आउटपुट, ये सेंट्रल होती है। प्रोसेसिंग यही प्रोसेस करती है, कंप्यूटर का जो भी काम है सारा क्या होती है? यही करता है। और यूनिट का मतलब ये एक इकाई है, इसके अंदर और छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वो सब मिलके एक इकाई के रूप में काम करती हैं, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? यूनिट। तो इसका मतलब हुआ CPU। और जो वास्तव में कंप्यूटर होता है वो ये CPU ही होता है। ठीक है, इसी CPU के अंदर इनपुट डिवाइस भी लग जाती है, आउटपुट डिवाइस भी लग जाती है। वास्तव में जो कंप्यूटर है वो क्या होता है? CPU ही होता है। ठीक है, फिर बात आती है ब्लॉक डायग्राम की। अब एक ब्लॉक डायग्राम का मतलब क्या हो? ब्लॉक का मतलब होता है खंड या टुकड़े, और डायग्राम का मतलब होता है एक चित्र। यानी ब्लॉक डायग्राम एक ऐसा चित्र है जिसकी सहायता से आप पूरे कंप्यूटर की प्रोसेस को समझा सकते हो। तो मैं अभी ये सब मिटा के आपको ब्लॉक डायग्राम बता रहा हूँ। ब्लॉक डायग्राम से आप अच्छी तरह से समझ जाओगे कि कंप्यूटर का जो मेन स्ट्रक्चर है, मेन काम करने का तरीका है, वो कैसा होता है। कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम मैं बना रहा हूँ। देखो, ये होती है इनपुट डिवाइस। क्या होती है? इनपुट डिवाइस। यहाँ होती है आउटपुट डिवाइस। क्या होती है? आउटपुट डिवाइस। ठीक है, बीच में जो आप बड़ा सारा देख रहे हो ये होता है CPU। ये होता है, क्या होता है? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसकी जो मेन यूनिट होती है वो होती है CU, कंट्रोल यूनिट। एक इसमें होता है ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। एक इसमें होता है MU, यानी मेमोरी यूनिट।
इसको हम यूं तीर का निशान लगा सकते हैं, इसमें हम यूं तीर का निशान लगा सकते हैं, इसके अंदर हम यूं तीर का निशान लगा सकते हैं। ये पूरा हमारा क्या हो गया, ब्लॉक डायग्राम। ये हमारा पूरा क्या हो गया, ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो ये पूरा ब्लॉक डायग्राम है। कभी भी आपको कंप्यूटर की कार्यप्रणाली समझानी आए तो आप ये ब्लॉक डायग्राम बना दो, इससे कंप्यूटर की पूरी कार्यप्रणाली आप समझा सकते हो। कैसे, देखो ये होता है CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो सारा काम करता है। इनपुट डिवाइस क्या करती है, जो भी हमें काम करवाना है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें अपनी चीज़ें इनपुट करवाते हैं चाहे टेक्स्ट हो गया, चाहे कोई फोटो होगी, चाहे कोई भी चीज़ होगी, उससे हम इनपुट करवाते हैं। यहाँ अंदर सारा काम होता है अलग अलग तरीके से, और बाहर क्या होती है, फिर आउटपुट निकलता है। जो भी हमें काम जब हो जाता है तो उसके बाद जो निकलता है वो हमारा आउटपुट होता है। ठीक है, ये अब CPU के अंदर देखें तो CPU के अंदर खुद 3 भाग होते हैं, मेन कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और MU मेमोरी यूनिट। देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, CU का मतलब है कंट्रोल यूनिट। CU का मतलब क्या होता है, कंट्रोल यूनिट, यानी ये यूनिट कंट्रोल करती है कि कौन सा काम है, कब करना है, किससे करवाना है, किसको देना है, वगैरह वगैरह। MU होती है मेमोरी यूनिट। MU क्या होती है, मेमोरी यूनिट। किसी भी काम को करने के लिए मेमोरी चाहिए होती है, उस काम को सेव रखने के लिए भी मेमोरी चाहिए होती है, और उस काम को क्या करना है, उस काम में कैसे करना है, उन सब के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, मेमोरी की। तो यहाँ पर एक होती है MU मेमोरी यूनिट। और जो ALU होता है, इसका पूरा नाम होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ये ठीक है, AL और U। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो सबसे पहले इनपुट डिवाइस में जो भी हम इनपुट देते हैं, जो भी सिग्नल देते हैं, वो आते हैं CPU में, किसके पास, कंट्रोल यूनिट के पास। ठीक है, कंट्रोल यूनिट ये देखता है कि इसका क्या करना है। अगर इसमें किसी मेमोरी की ज़रूरत है तो ये मेमोरी को काम देता है, और ज़रूरत पड़ने पर मेमोरी से वापस भी लेता है। अगर इसमें कोई अर्थमेटिक, गणित की या लॉजिकल कोई गणना है तो ये ALU को देता है, और गणना करने के बाद इससे वापस लेता है। फिर उसके बाद इसको जब काम हो जाता है तो ये इसको कहाँ भेजता है, आउटपुट डिवाइस में। ठीक है, अगर कोई ऐसी चीज़ है कि सीधे इनपुट है, सीधे कंट्रोल यूनिट में गए, और कंट्रोल यूनिट से ना इनका काम है ना मेमोरी का काम है सीधे आउटपुट देना, तो ये डायरेक्ट आउटपुट देता है, इनका काम नहीं करता। ठीक है, अगर कोई ऐसी चीज़ है इसको कंट्रोल यूनिट में करना है, सीधे मेमोरी में सेव रखना है, आउटपुट नहीं देना, तो सीधे ये सेव रख लेता है, आउटपुट नहीं देता। मतलब इनपुट डिवाइस से सिग्नल गए CU के पास, CU देखता है, अगर गणित का काम है तो ऊपर भेजता है, होने के बाद वापस लेता है, मेमोरी में रखना है तो नीचे भेजता है, फिर होने के बाद वापस लेता है, और उसके बाद फिर ये कहाँ निकाल देता है, आउटपुट डिवाइस में। ठीक है, तो ये सारा एक कंप्यूटर का है ब्लॉक डायग्राम। तो ये डायग्राम आप याद रखना अच्छी तरह से। तो आज की क्लास में इतना ही, और अब इन्हीं टॉपिक्स को आगे पूरा डिटेल में हम समझेंगे अगले वीडियोज़ में। और अभी देखिए एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, अभी जो है वो पटवारी की जो एग्ज़ाम है वो आ रही है। सबसे लेटेस्ट जो एग्ज़ाम है पटवारी की एग्ज़ाम है, जिसके अंदर कंप्यूटर के क्वेश्चन है। तो एक किताब है जो मैं रिकमेंड आपको करना चाहूँगा, इसके अंदर काफ़ी अच्छा मैटर दे रखा है। इनके जो लेखक हैं उनको मैं पर्सनली जानता हूँ। ये देखिए, ये एक किताब है दक्ष पब्लिकेशन की। ठीक है, मैं कोई दक्ष पब्लिकेशन का प्रचार नहीं कर रहा, लेकिन ये किताब मैंने पढ़ी है, इसकी सैम्पल कॉपी मेरे पास आई हुई है। तो जो दक्ष पब्लिकेशन की किताब है कंप्लीट नोट्स ऑन कंप्यूटर, इसके अंदर पूरा बेसिक जो सिलेबस है पूरा अच्छी तरह से प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से ही दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए पटवार, जूनियर असिस्टेंट, लाइब्रेरियन, ग्राम सेवक और सूचना सहायक जितनी भी एग्जाम होती है उनके अंदर जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं उनका सबका इसके अंदर पूरा इसका जो समावेश है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये बुक अगर हो सके तो परचेज कर लीजिए। नहीं परचेज कर पाए कोई बात नहीं, आने वाले वीडियोस में इन्हीं बुक्स के जितने भी टॉपिक है मैं सारे कवर करा दूंगा। लेकिन अगर आपको अच्छी से स्टडी करनी है तो आप ये बुक परचेज कर सकते हैं अपने नज़दीकी दुकान पे। दक्ष पब्लिकेशन की ये बुक है, आप इसको आराम से पब्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, बने रहिए। कोई भी टॉपिक में कोई दिक्कत हो या कोई भी पढ़ाने के तरीके में आपको लगे तो आप कमेंट बॉक्स में आराम से आप हमें बता सकते हो। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।